गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। आकर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए प्रतिदिन शाम को 8 बजे मंडे टू सैटरडे हम लोग देख रहे हैं। एसएससी जीडी एमटीएस और यूपीएसआई को मद्देनजर रखते हुए 25 क्वेश्चन का सेट देखेंगे हम लोग। जीएस मॉक टेस्ट, ये 6ठा नंबर है। ये मॉक टेस्ट आप लोग के लिए वरदान साबित होने वाला है, एकदम से वरदान। इसमें करंट अफेयर, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएस जी के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप के एग्जाम में ना, वैसे ही ऑर्गेनाइज किए गए इसमें, ठीक है। और उसके विश्लेषण के साथ हम लोग देखेंगे और इसको बेहतर से बेहतर ढंग से हम ऑर्गेनाइज करने की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एकदम, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छा करेंगे। चलिए पहला प्रश्न अपना देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर को, कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। एओ होम द्वारा, किसको? एओ ह्यूम द्वारा मुंबई में की गई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। कितने? 72 प्रतिनिधि उसमें उपस्थित थे। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ देता है कि उसमें अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको वोमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे आपके प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्लियर है? आवाज क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो एक स्पेशल वीडियो जिसमें सिंधु सभ्यता से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कल मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे सुबह 8 बजे, ठीक है। तब तक इस प्रश्न को देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है ऐतिहासिक काल से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक काल से। इस सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। आद्य ऐतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है मित्रों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। कह रहा है अगला प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण ग्रंथ में मनुष्य की 4 अवस्था का वर्णन मिलता है। कितने अवस्था का? 4 अवस्था का। कौन कौन? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास, ठीक है। इन चारों का वर्णन कहाँ मिलता है मित्रों? तो उत्तर वैदिक काल में। कहाँ? उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। मनुष्य की इन चारों अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो इसमें जो बात किया है कि कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की क्षमता देता है, तो कौन सा आश्रम हो जाएगा? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ऑप्शन ए इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अपना देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए भी पीडीएफ हम तैयार कर रहे हैं, हमारे पीडीएफ टाइपर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत सारा मेहनत हो रहा है मित्रों, ठीक है। बहुत सारा मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया था? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया था? भाग 2 में, भाग 3 में, या फिर भाग 4 में, या फिर भाग 6 में? तो मूल अधिकार कितने हमारे? तो मूल अधिकार 6 है हमारे पास। कितने अधिकार है? मूल अधिकार 6 है, जिसका वर्णन भाग 3 में, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद भी पूछते अगर आर्टिकल 12 से 35 तक हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। किस भाग में? भाग 3 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। हमारे मूल अधिकार कितने हैं? तो 6। और किस आर्टिकल में वर्णन है इसका? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 हम देख रहे हैं। कह रहा है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल है, कैक्टस है, रेफलिसिया है, या फिर रजनीगंधा है?
तो संसार का सबसे बड़ा फूल जानते हैं कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल मित्रों रेफ्लिसिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेफ्लिसिया, ठीक है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। पूछ दे कि फूल पाया कहाँ जाता है, तो संसार का सबसे बड़ा फूल ये मलेशिया और इंडोनेशिया में अधिकतर मिलता है। और क्या नाम है उसका? रेफ्लिसिया। क्लियर हो गया? याद हो गया ना? एकदम क्लियर करते चलना है। सुबह 8 बजे स्पेशल वीडियो और 7 बजे भी आप लोगों को करंट अफेयर और वर्तमान में कौन क्या है, कौन चेंज हुआ है, उथल पुथल सभी वीडियो, और शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट। ये 3 टाइम आप लोग पकड़ना ना भूलें, ठीक है। हमारे चैनल पे ये 3 वीडियो आप लोग के लिए मतलब वरदान साबित हो सकता है, ठीक है मित्रों, प्रतिदिन देखें आप लोग। कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? उदारता का मतलब समझ रहे? उदारता मतलब एक अच्छा, उदार मतलब यहाँ पर कठोर नहीं होगा, उदार मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपको दान देने वाला। उदार का मतलब क्या हो जाएगा? दान देने वाला, ये समझ जाइए। तो उदारता कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के, क्षमा कीजिएगा, हाँ, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो दिल्ली के एक सुल्तान थे, दिल्ली के गुलाम वंश के संस्थापक थे। कौन, किस वंश के संस्थापक? ये भी पूछ जाएगा। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किस वंश के संस्थापक थे? आपके गुलाम वंश के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के भी नाम से कहा जाता था। क्यों? उनके दान देने के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एकदम फैला दीजिए आग की तरह वीडियो को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक और स्पेशल वीडियो उत्तर प्रदेश दर्शन, उत्तर प्रदेश राज्य का दर्शन का वीडियो लेकर आ रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। ऑप्शन डी उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? विटामिन B12 की एक घटक कौन सी धातु है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप लोगों को क्लियर होगा, याद ही होगा कितने मेरे दोस्त को, मेरे भाई सबको याद ही होगा। विटामिन B12 की विटामिन B12 की एक घटक जो है वो कोबाल्ट धातु है। कौन सी है? कोबाल्ट धातु। कौन सी है? कोबाल्ट धातु। ऑप्शन डी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में कहवा, कॉफी को कहवा भी बोलते हैं, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा आता है? तो ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई सब? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ब्राजील जो है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। अगर पूछ दे आपसे कि ब्राजील के बाद कौन सा आता है, तो ब्राजील के बाद वियतनाम आ जाएगा। कौन? वियतनाम आ जाएगा। वियतनाम के बाद कोलंबिया आ जाएगा। कोलंबिया के बाद इंडोनेशिया आ जाएगा, ठीक है। और भारत में अगर आपसे पूछ दे एक और प्रश्न इसी से संबंधित कि भारत में कॉफी और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम की बात करेंगे हम, असम की। भारत में अगर पूछ दे, यहाँ विश्व ना रह के अगर आपसे विश्व ना दे और कह दे भारत में, यहाँ भारत में कॉफी, तो असम हो जाएगा उस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक है मित्रों। और कॉफी का उपनाम कहवा होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये भी कई बार पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ब्राजील की राजधानी, मैंने हाल ही फिलहाल में कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला था, तो इसका आप लोग कमेंट में छाप दीजिए कि ब्राजील की राजधानी कहाँ है। ब्राजील देश की राजधानी आप कमेंट में छाप देंगे मेरे दोस्त। चलिए प्रश्न संख्या 10 हम अपना देख रहे हैं। कह रहा है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण जो है साम्यवादी राज्य की विचारधारा है। किस राज्य की? साम्यवादी। साम्यवादी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। साम्यवादी राज्य की एक विचारधारा है। क्या है? एक विचारधारा है, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे किया गया था साम्यवादी का? तो जिसका नामकरण लेनिन के राजनीतिक पार्टी द्वारा किया गया था। किसके? लेनिन के राजनीतिक पार्टी द्वारा किया गया था, इसलिए इसे लेनिन नीति के भी नाम से जानते हैं। किसको? साम्यवादी राज्य को या फिर लोकतांत्रिक केंद्री को लेनिन नीति के भी नाम से जानते हैं। लेनिन नीति के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, साम्यवादी राज्य को। और साम्यवादी राज्य को एक और नाम क्या होता है? लेनिन नीति भी न जानते हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? पेंटो शर्करा का,
टेट्रोज शर्करा का, हेक्सोज शर्करा का, फिर डाइओज शर्करा का। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है मित्रों, तो कह रहा है ग्लूकोज जो है किसका शर्करा है? तो हेक्सोज का। हेक्सोज दिया है, ऑप्शन सी में दिया है मित्रों, ऑप्शन सी में दिया है। तो ग्लूकोज जो है हेक्सोज का एक शर्करा है। किस प्रकार का है? हेक्सोज शर्करा का ग्लूकोज एक प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यह एक सामान्य एल्डोस मोनोसेकेराइड होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो पौधों में। कहाँ पाया जाता है मित्रों? पौधों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? तो कोशिका अंतःप्रासरण के कारण जो है स्फीति हो जाती है। यह प्रक्रिया पानी के अणुओं बढ़ने घटने से होती है। यह प्रक्रिया अंतःप्रासरण, ऑप्शन सी उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अंतःप्रासरण के कारण कोशिका जो है स्फीति हो जाती है और ये अणुओं के घटने बढ़ने के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 हम देख रहे हैं। कह रहा 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है किसको? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। किसको? भारत और बांग्लादेश को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। और ये कब, मतलब इस विवाद को कब सुलझाया गया? तो 100वें, याद रखिएगा इस बात को तो एकदम याद रखिएगा, 100वें संविधान संशोधन के द्वारा इस विवाद को सुलझाया गया। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा इस विवाद को जो है सुलझाया गया है कि 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 14 देख रहे हैं हम। कह रहा है कि किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? पुलित्जर पुरस्कार की यहाँ बात कर रहा है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए? तो साहित्य एवं पत्रकारी क्षेत्र में, साहित्य एवं पत्रकारियों क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है, साहित्य एवं पत्रकारियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है मित्रों? पुलित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी, साहित्य और पत्रकारिता। बी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखेंगे आप लोग और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। प्रश्न संख्या 15 हमारा कर रहा है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ में जो है विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? मेवाड़ के नरेश राणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण 1442 से 1449 ईस्वी के बीच कराया गया था। तो राणा कुंभा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 हम देख रहे हैं दोस्त मेरे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और खास करके एमटीएस में तो ऐसा प्रश्न लगभग कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, ये भी एक हार्डवेयर है मित्रों। ठीक है, प्रोसेसर क्या है? एक हार्डवेयर है। ठीक है, चलिए अगला प्रिंटर, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं हार्डवेयर है। जो भी हमें दिखता हो जिसे हम टच कर सकते हैं, मतलब कि टच नहीं, जो भी मतलब दिखता हो, जो कॉपी को बाहर करे वो सब हार्ड। माउस तो हार्डवेयर है ही, हाथ में पकड़ते हैं। जावा, जावा क्या है? जावा ये हार्डवेयर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, जावा हार्डवेयर नहीं है। बल्कि तो फिर जावा है क्या? तो जावा जो है एक भाषा है, लैंग्वेज है, कंप्यूटरिंग भाषा है। जावा एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसका विकास जो है माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया है जावा का। ठीक है, तो इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जावा जो है एक हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2018 में निम्न में से किस देश का नाम परिवर्तित कर ई स्वतंत्र किया गया? अप्रैल 2018 में निम्न में से किस देश का नाम परिवर्तित कर ई स्वतंत्र किया गया? तो किस देश का नाम परिवर्तित कर मेरे दोस्त? तो स्विट्जरलैंड का। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सत्य हो जाएगा। स्विट्जरलैंड का नया नाम ई स्वितनिक किया गया। इसकी घोषणा वहां के राजा मस्तावी द्वारा 20 अप्रैल 2018 को की गई। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक। इन चारों राज्यों की राजधानी आप लोग को मालूम है मेरे दोस्त? मैं बताऊं, चलिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कर्नाटक की बेंगलुरु, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर राजधानी। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो कह रहा है कि सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं हम, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 19 देख रहे हैं हम लोग। संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ओस, धूम्र कुहासा, कुहासा या फिर तुषार? क्या बोलेंगे? तो धुएं कुहासा के कारण उत्पन्न होता है। जो आपको ये जो होता है घरेलू चिमनियों से निकलने वाले या फिर धुएं कुहासा के कारण, ठीक है, उत्पन्न होता है ये रोग। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको धूम्र कुहासा। क्या? धूम्र कुहासा। धूम्र कुहासा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ कुहासा नहीं, धूम्र कुहासा। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 हम अपना देख रहे हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो डायबिटीज रोग होता है, जिसे मधुमेह नाम से भी जाना जाता है। मधुमेह नाम से भी जाना जाता है इसे, डायबिटीज को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो वायुमंडल में सभी गैसों की प्रतिशतता हम आज क्लियर कर लेंगे इस वीडियो में, ताकि अब की बात से कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मेरे दोस्त मेरे भाई सब कोई दिक्कत में ना पड़े। इस प्रकार के प्रश्न आए तो एग्जाम में तुरंत सही आंसर मार दें। तो क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा नोट करते चलिएगा आप लोग। नाइट्रोजन, अगर बात करें नाइट्रोजन की, एन से सूचित करते हैं, एक सेकेंड, नाइट्रोजन की बात करें एन से सूचित करते हैं, परमाणु संख्या 7 हो जाता है इसका। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 78.03%। 78.03% क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, अब बात करें ऑक्सीजन की, अगर नोट करते चलिएगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 हो जाता है, तो ऑक्सीजन कितना पाया जाएगा वायुमंडल में? तो कितना पाया जाएगा? तो 20.95%। 20.95%। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम एग्जैक्ट उत्तर है मित्रों। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग आर्गन की। AR जिसका संकेत हो जाता है आर्गन की, अगर बात करें हम, तो आर्गन कितना? 0.93%। कितना? आर्गन 0.93%। ठीक है मेरे दोस्त, अब बात करें अगर CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। कितना मित्रों? 0.03%। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पूछ रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? अब तो आप आंख मूंद के मार देंगे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, मोस्ट VVI प्रश्न मित्रों। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक के पुस्तक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है मेरे दोस्त? मौलाना आजाद है, नारायण है, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी है? तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी, या सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, और इन्हीं द्वारा ये पुस्तक की रचना की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई सब। ठीक है, चलिए, सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल है। सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल कौन सा है? दुर्बल बल की बात कर रहे हैं। गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, नाभिकीय बल या फिर चुंबकीय बल? तो सभी मूल बलों में गुरुत्वीय बल जो है सर्वाधिक दुर्बल है। कौन सा बल? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल जो है सबसे दुर्बल बल है। ठीक है मेरे दोस्त, गुरुत्वीय बल को W = mg कहा जाता है। ठीक है, अब एक लगता कैसे है? तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 की हम बात कर रहे हैं। श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? श्रम दिवस, कंफ्यूज नहीं होना है, श्रम यानी मजदूर दिवस की बात कर रहे हैं। तो पूरे विश्व में श्रम दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस या श्रम दिवस मनाया जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त। ठीक है, लास्ट प्रश्न आज का हम लोग देखेंगे। आज का हम लोग लास्ट प्रश्न देखेंगे। अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सुशोभित करता था। क्या?
अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो जो था सुशोभित करता था और इसे तूतीय हिंद के नाम से जाता है। क्या? तूतीय हिंद, तूतीय हिंद, तूतीय हिंद। क्लियर है? तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का मेरा मॉक टेस्ट कमेंट करके जरूर बताएं और जो जाइए हमारे आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप से, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है? और कितना आपका स्कोर रहा? हमारा टारगेट आपका 25 में 25 आना चाहिए। जब तक 25 में 25 आप सही नहीं कर पा रहे हैं, आप एग्जाम के दृष्टि जब तक आप 25 में 25 सही नहीं कर पा रहे हैं, आपके एग्जाम से अभी आप बहुत पीछे हैं। ठीक है? तो 25 में 25 कमेंट करके बताएं और वीडियो में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।